हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम लोग कांग्रेस के बारे में और उसके स्थापना के बारे में और उनके तमाम जितने भी अधिवेशन हुए थे 1885 से लेकर के 1947 तक के सभी अधिवेशन की हम लोगों ने बात कर ली थी। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना आधुनिक भारत के इतिहास में। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो कांग्रेस का स्थापना हम लोग कर लिए, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे आगे का आधुनिक भारत का इतिहास और उसका क्या क्रम होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन की बात यहाँ पे आज करने वाले हैं, जो कि मैप के माध्यम से भी कुछ समझेंगे चीज़ों को। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही ये मुद्दा था, जिसको हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमारे बीच में, उसको हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बंगाल विभाजन की। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बंगाल विभाजन जो है वो क्यों हुआ। बंगाल विभाजन की हम लोग यदि बात करें तो बंगाल विभाजन जो हुआ उसका कारण क्या था, बंगाल विभाजन क्यों किया गया, किसने किया, और उसके बाद विभाजन हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, या विभाजन की घोषणा हुई तो उसमें प्रतिक्रियाएं क्या हुई, और विभाजन के बाद जो है उसका परिणाम अंततः क्या निकला, इन सब के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कुछ बेसिक पॉइंट कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1903 में, जो दिसंबर 1903 था, दिसंबर 1903 में ही यह बात सार्वजनिक हो गई थी। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1903 में यह सार्वजनिक हो गया था, जिसके कारण बंगाल के क्षेत्र में जो है आक्रोश उत्पन्न होना शुरू हुआ था, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से भी जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि 3 दिसंबर 1903 में यह सार्वजनिक हो गया था कि बंगाल विभाजन होने वाला है, और यह 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि बंगाल विभाजन हम लोग करने जा रहे हैं, करेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 से, कब? 16 अक्टूबर 1905 से यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया सितंबर 1905 में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्या क्या मैं बता देता हूँ कि 3 दिसंबर 1903 में यह बात सामने आ गई थी, सभी जगह सार्वजनिक हो गई थी कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। दूसरा, 19 जुलाई 1905 को, क्या 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का विभाजन हम लोग अवश्य करने जा रहे हैं, यह ब्रिटिश सरकार की घोषणा थी। और 16 अक्टूबर 1905 से यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा, यह घोषणा सितंबर 1905 में कर दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन 4 बातों को एकदम अच्छे से दिमाग में रखेंगे। और यह जो विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होगा, उसी दिन यहाँ भारत में जो भारतवासी थे वह शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था, जिसे हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। इसके अलावा यह क्यों किया गया, इस कारण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इसके कारण से और उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इसको किया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, जो कि 1899 से 1905 के बीच में इसका कार्यकाल, कर्जन का वायसराय का कार्यकाल यहाँ पे भारत में था। और उसके बाद इसमें प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में जो दिसंबर 1903 में घोषणा हुई, तो इस प्रतिक्रिया भारतवासियों के अंदर पनप गई। और उसके बाद यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन निकल करके आता है, जो कि विधिवत रूप से 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, और वहाँ से स्वदेशी आंदोलन चलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रतिक्रिया तक के बारे में, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन तक के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल विभाजन का परिणाम, जिसमें परिणाम यह निकला था कि दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसको दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उससे पहले और दिल्ली दरबार लगाए गए थे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये दिल्ली दरबार तीसरा लगाया गया था, जिसमें कि 12 दिसंबर 1911 को यह दिल्ली दरबार लगा था। और इसमें हार्डिंग प्रथम उस समय पे, हार्डिंग द्वितीय यहाँ पे वाइसराय थे। बंगाल विभाजन के बाद जब दिल्ली दरबार लगाया गया, तो यहाँ पे हार्डिंग द्वितीय
1910 से 1916 तक का इसका कार्यकाल रहा था वायसराय का। तो हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार तीसरा लगा था, जिसमें कि बंग भंग रद्द हो जाता है, बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। और यहीं पे परिणाम के स्वरूप निकल करके आता है कि बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग होकर के नया प्रांत बनेगा और असम जो है एक नए प्रांत के रूप में यहाँ उभर करके फाइनली आ जाता है। उसके बाद इसी दिल्ली दरबार में यह निकल करके आया था, जो कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी भारत की, वह राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली हो जाएगी 1 अप्रैल 1912 से। इन तमाम महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दिल्ली दरबार जो हुआ था उसमें कौन आया था? महारानी मैरी और यहाँ पे जॉर्ज पंचम इस दिल्ली दरबार में आया था। इन्हीं का स्वागत किया गया था और इन्हीं दरबार में, दिल्ली दरबार में तमाम बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करके नया प्रांत बनाया गया, असम को भी एक नया प्रांत बनाया गया और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली राजधानी में परिणत हो गया, जो पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे कि बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, ऐसे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण बंगाल विभाजन यहाँ पे करना पड़ा था करजन को, इसके बारे में पहले समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखेंगे और कारण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझिए कि हम लोग अब पढ़ने कैसे जा रहे हैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को, उसको समझिए। हम लोग यहाँ पे कई चरण में आधुनिक इतिहास को बांट करके पढ़ेंगे, जिसको कि इस प्रकार से हमने अभी डिजाइन किया है, जैसे कि 1885 से लेकर के 1905 तक के बीच के बातों को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पहले पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग जानते हैं किसके नाम से? इसको जानते हैं उदारवादी चरण के नाम से। तो ये उदारवादी चरण क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद 1905 से 1919 के बीच का जो चरण है ये अतिवादी चरण है। ये अतिवादी चरण क्या है इसको भी समझेंगे। उसके बाद 1919 से 1939 के बीच में भारतीय राष्ट्रवाद जो है पूरा चरम पे था। इस चरण को हम लोग समझते हैं कि 1919 से 1939 के बीच का जो काल था, इसमें भारतीय राष्ट्रवाद पूर्ण चरम पे था और अंततः 1939 से 1947 के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन और भारत विभाजन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, अंतरिम सरकार और स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अतिवादी चरण, उदारवादी चरण क्या होता है। तो उदारवादी चरण सामान्यतः ये समझ लीजिए अभी फिलहाल कि उदारवादी चरण में क्या था कि जो भी कांग्रेस के नेतागण थे या भारत में जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका यह सैद्धांतिक कार्य था कि जो भी काम हमें करना है स्वतंत्रता को लेकर के, उसे संवैधानिक तरीके से करेंगे और याचिका के माध्यम से, लिखित माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे। वहीं अतिवादी चरण का मतलब है कि अतिवादी लोग जो भी उग्रवादी टाइप के, या उग्रवादी न कहें या उसको हम गर्मपंथी कहें, जो कि उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये हुआ करता था कि ब्रिटिश से सीधी लड़ाई लड़के अपने स्वराज को प्राप्त करना है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ अब समझेंगे तो उदारवादी चरण जो है, ये उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर के 1920 की पहले हम बात करेंगे कि इस चरण में क्या हुआ था। उसके बाद 1900 से 1905 के बीच में क्या हुआ था, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो 1885 से लेकर के 1900 के बीच का जो चरण था, उसमें कांग्रेस और भारतीयों का क्या स्थिति थी, तो उनका किस तरह का कार्य होता था। तो इसमें इन लोगों का मुख्य रूप से कांग्रेस का या भारतीयों का जो कार्य होता था, वो राजनीतिक सत्ता जो होती थी उसमें भागीदारी की बात ये लोग करते थे कि ब्रिटिश की जो सरकार, उसमें हमें भी, भारतीयों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं सरकारी कोष पर नियंत्रण, जो भारत से पूरा धन का निष्कासी हो रहा था, उस सरकारी कोष पर नियंत्रण की बात ये लोग करते थे 1885 से लेकर के 1900 के बीच के कार्य में। तो 1885 से 1900 के बीच के कार्य में सत्ता में राजनीतिक भागीदारी की बात करते थे और सरकारी कोष पर नियंत्रण की बात करते थे। फिर 1900 से 1905 के बीच में मुख्य रूप से स्वराज या स्वशासन की मांग पर इन्होंने बल दिया था कि जो भी यहाँ पे सरकारें चलेंगी उसमें हम लोग का
मुख्य अधिकार होना चाहिए। स्वशासन की बात यहाँ पे 1900 से 1905 के बीच में भारतीय या कांग्रेस के लोग यहाँ पे करने लगे थे। वहीं अतिवादी की यदि थोड़ी सी बात यहाँ पे कर ले तो अतिवादी चरण को भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो 1905 से 1914 तक पढ़ेंगे, जिसमें कि गांधी से पहले का भारत को हम लोग देखेंगे, और फिर 1915 से 1919 के बीच में जो गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। गांधी युग में भारत की स्थिति क्या आती है, जो जिसमें कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। इसके बाद की स्थिति देखेंगे। जब भारतीय राष्ट्रवाद का चरम स्थिति जब यहाँ पे बनी थी 1919 से लेकर के 1939 के बीच में, तो उसमें मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे हम लोग तथ्यों को आगे जानेंगे। और जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, अंतरिम सरकार, स्वतंत्रता अधिनियम और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग जानेंगे। तो अब तक यहाँ पे हमने यह तय कर दिया कि आगे हम लोग का किस प्रकार से ये आधुनिक भारत का इतिहास का जो ये डिस्कशन है वो चलने वाला है। आगे चलते हैं। अन्य जो कारण थे यहाँ पे भारत में, जो बंगाल विभाजन के लिए कारण बना, कर्जन ने बंगाल विभाजन यहाँ पे आकर के किया, उसके कई कारण थे। तो जिसमें हम लोग उदारवादी चरण से हम लोग बढ़ने वाले हैं अतिवादी चरण की तरफ। मीन्स यहाँ पे यदि ये कह दें सीधी सीधी बात कि अतिवादी चरण के उदय का कारण क्या था, तो अतिवादी चरण का उदय का कारण था उदारवादी जो नरमपंथी थे उनके कार्यों से क्षुब्ध होकर के, उनके जो गतिविधियां थी नरमपंथियों की, उनकी सारी गतिविधियों से ये जो गर्मपंथी लोग थे वो विक्षुब्ध होकर के बाद में अतिवादी चरण की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें ब्रिटिश से सीधे संघर्ष की बात ये लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस दिशा में बढ़ने वाले हैं कि अतिवादी चरण का उदय क्यों हुआ, मतलब जो गर्मपंथी दल का इसमें भारत में पकड़ क्यों हो गया, इस पे हम लोग इस दिशा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्या क्या कारण था। तो इसमें कई कारण निकल कर के आते हैं जिसको कि हमें समझना है एक एक करके। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले 1885 से लेकर के 1900 के बीच की बात। तो इसमें उस समय ब्रिटिश जो यहाँ पे थी, तो ब्रिटिश के जो यहाँ पे वायसराय थे उनका क्या कार्य था महत्वपूर्ण, उनके ऐसे कौन से कार्य थे जिसके कारण यहाँ पे भारत में कांग्रेस के नेता या भारतवासी काफ़ी रोष, उनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 के बीच में। इन्होंने क्या किया था मुख्य रूप से कि बंगाल, अवध और पंजाब के क्षेत्र में टेनेंसी एक्ट लगा दिया था। टेनेंसी एक्ट जो लगाया था वो भू राजस्व दर को काफ़ी ऊंचा कर दिया था, जिसके कारण भारतीयों के अंदर में बहुत सारा रोष उत्पन्न होने लगा था, क्योंकि भारतीय वासी जो थे, भारतवासी के पास सिर्फ महत्वपूर्ण आय का जो स्रोत था उस समय वो भू राजस्व था, जिसके कारण यह टेनेंसी एक्ट जो लगा देता है डैफरिन, तो उसके कारण यहाँ पे किसानों को बहुत ही ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है, भू राजस्व बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है, जिसके कारण जमींदार भी अंदर अंदर क्षुब्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वहीं भारतवासी भी नाराज हो जाते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस के लोग इसमें आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, लेंस डाउन का यहाँ पे कार्यकाल चलता है। तो लेंस डाउन का जो कार्यकाल चलता है वह लेंस डाउन का कार्यकाल जो है 1888 से 94 के बीच में चलता है। और इसने मुख्य ऐसी क्या बात कर दी, पहला बात इसने क्या किया, भारत अफगान के बीच जो है वो एक रेखा खींच दिया, जिसको कि डूरंट रेखा कहते हैं, जो 1893 में इसे खींचा गया था। तो भारतवासियों का यह नाराज़गी थी कि भारत पूरा अफगानिस्तान और भारत जो है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे लेंस डाउन ने आकर के डूरंट रेखा, जो डूरंट की अध्यक्षता में यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई थी और भारत अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंट रेखा खींच दिया गया। यह एक कारण 1893 में बना। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में लाया गया था, जिसमें कि महिलाओं की उम्र मात्र 12 साल कर दी गई थी कि लड़कियाँ कम से कम 12 साल की होगी तभी वो विवाह कर पाएगी, जबकि उस समय के लोग यहाँ पे इस चीज़ को नहीं मानते थे। उनको बाल विवाह में उतना ज़्यादा, मतलब बाल विवाह के प्रति ये लोग काफ़ी ये रहते थे। तो बाल विवाह को लेकर के जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया, जिसमें 12 साल निर्धारित कर दिया गया उम्र लड़कियों का, इससे कम उम्र की लड़कियां बाल विवाह नहीं कर सकती है, जिसके कारण उस समय की स्थिति तो भारत की यह थी कि भारत के लोग इससे नाराज हो गए। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारण जो कि एल्गिन द्वितीय आते हैं इसके बाद,
पहले डफरिन, फिर लैंसडाउन, फिर एल्गिन द्वितीय। तो एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 के बीच में रहा था। इसने क्या किया कि भारत को जो है इसने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ऐसा स्टेटमेंट पूरे भारतवासी को, कांग्रेसियों को ये बहुत नाराज़ कर दिया, जिसके कारण ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये रोष उत्पन्न होना शुरू हुआ था। उसके बाद इसी के समय में जो यहाँ एल्गिन है, एल्गिन द्वितीय के समय में ही पूना में या दक्षिण भारत में प्लेग की समस्या आ गई थी। प्लेग का जो रोग है वो फैल गया था, जिसके कारण इसमें रैंड जो है प्लेग अधिकारी, प्लेग के अध्यक्ष जो होते थे कमेटी के, उस समय रैंड उनका नाम था, और उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके कई कारण जिसको हम लोग आगे भी डिटेल में बात करेंगे। तो यह कुछ ब्रिटिश के जो अधिकारी या वायसराय थे, जिसके कारण कुछ ऐसी नीति लाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पे भारतवासी के अंदर मुख्य रूप से काफ़ी अंदर ही अंदर वो रोष और नाराज़गी उत्पन्न होती जा रही थी। उसके बाद इसमें यदि और बात करें कि भारत में ऐसी क्या स्थिति बनी, तो अंतर्राष्ट्रीय कारण की यदि हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, तो अंतर्राष्ट्रीय कारण में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय कारण में कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे कि 1899 से 1901 के बीच में ये बॉक्सर आंदोलन हुआ था। बक्सर नहीं, बॉक्सर, याद रखेंगे, बॉक्सर आंदोलन, जो कि चीन में हुआ था। और ये चीन में साम्राज्यवाद के ही खिलाफ यहाँ पे बॉक्सर आंदोलन हुआ था, जिससे यहाँ पे साम्राज्यवादियों को काफ़ी क्षति हुई थी। और उसके बाद आगे चल करके 1899 से 1902 के बीच में एक बोअर युद्ध हुआ था। ये बोअर युद्ध में क्या हुआ था, इथियोपिया ने इटली को हरा दिया था। और फिर अंत में आगे चल करके फिर जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया। तो ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, जिसके कारण ब्रिटिश के अजयता की जो वो मिथ्या बनी हुई थी कि ब्रिटिश कभी हार नहीं सकती, उस ब्रिटिश की अजयता का जो है वो भ्रम टूट गया। और यहाँ पे भारतवासी को यह लगने लगा कि ब्रिटिश भी हार सकती है। तो ब्रिटिश को हराने के लिए धीरे धीरे जो रोष उत्पन्न हो रहे थे, उसको इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण थे, जो कि भारतवासियों में देशभक्ति की भावना कहें, राष्ट्रीयता की भावना कहें, या ब्रिटिश की नीतियों से जो क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते थे, वो धीरे धीरे पनपने लगा था। तो उस समय कांग्रेस की स्थिति और भारत की स्थिति क्या थी, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या था कि देखिए, हम लोग जैसे कि पहले ही पढ़ लिए हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह में, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मुख्य रूप से पश्चिमी जो संस्कृति है उसकी मुख्य रूप से पोल खोल दी गई थी, जिसमें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसमें कि समाज सुधारक आंदोलन उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था। और उसमें पश्चिमी संस्कृति को उजागर करके उनकी पोल खोली गई थी और भारत की संस्कृति को उसमें बढ़ावा देने की बात कही थी। एक ये पहले से थीम बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस जो बन गई थी 1885 में, वो कांग्रेस का क्या क्या कार्य होने लगा, मुख्य रूप से इस पे बात करेंगे। फिर आगे हम लोग बंगाल विभाजन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। तो कांग्रेस का मुख्य काम क्या था कि जन आधार और जनता में राजनीतिक चेतना को बढ़ाना है। यह मुख्य इस यहाँ पे बिंदु था कांग्रेस का उस समय 1885 के आसपास का, 1885 से 1900 के बीच में। पहला, जन आधार को बढ़ाना है और राजनीतिक चेतना का प्रसार करना है। वहीं धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत था वह दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी की तरफ से। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत यहाँ पे लाया गया था और कांग्रेस चाहती थी अपने जन आधार को बढ़ाना और भारतीयों में राजनीतिक चेतना को और जागृत करना। और धन बहिर्गमन का सिद्धांत हालांकि 1867 में ही पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन इसको बहुत विस्तृत रूप से उजागर करने का काम दादा भाई नौरोजी और इनके साथ बहुत सारे अन्य व्यक्ति थे, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे या रमेश चंद्र दत्त, जीवी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो धन बहिर्गमन के सिद्धांत को यहाँ पे उजागर किया कि ब्रिटिश भारत से पूरा पूरा धन ले जा करके अपना ब्रिटेन में वहाँ पे यूज़ करती है। तो इस धन बहिर्गमन के सिद्धांत को भी हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। और अन्य महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य थे, घटनाएं थी, जिसके कारण भारतीयों के अंदर यह रोष उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो अभी यहाँ पे हम लोग जान पाए कि उदारवादी चरण के कारण इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश की उपस्थिति, जिसमें कि कुछ उनकी नीतियाँ थी, जिसके कारण भारतीयों में रोष उत्पन्न होना शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं, जिसके कारण भारतीयों के अंदर यह भ्रम टूट गया कि ब्रिटिश अजय है, उसको
हराया नहीं जा सकता, यह भ्रम टूटा। उनको, भारतीयों को यह लगने लगा कि ब्रिटेन भी, अंग्रेज भी हार सकता है। और यहाँ पे कांग्रेस के जन आधार की बात आगे हम लोग अभी करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जन आधार की बात हम लोग करेंगे, कैसे जन आधार इन्होंने बढ़ाया और कैसे यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1885 से 1920, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1885 से लेकर के 1900 के बीच में कांग्रेस के कार्य को बताएंगे। तो इसमें जन आधार बढ़ाना शुरू किया था और जनता के बीच राजनीतिक चेतना का प्रसार शुरू किया था। ये कैसे किया था? तो पहली बात यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में देखा था 1885 में, जिसमें बम्बई में किया गया था अधिवेशन, उसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। ये उसमें मात्र 72 व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए थे। वहीं दूसरे अधिवेशन की यदि हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि 436 व्यक्ति की उपस्थिति हुई थी, यह दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में किया गया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें यह प्रथम पारसी थे जिसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे कुछ पारसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास इन्होंने, कांग्रेस ने किया था और जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया था। जैसे कि मुंबई से कहाँ फिर किया, कलकत्ता में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जो प्रतिवर्ष जो अधिवेशन हुआ करती थी कांग्रेस की, उसे अलग अलग जगह पे किया करते थे। फिर वहीं अगला तीसरे अधिवेशन की यदि हम लोग बात करें, तो तीसरा अधिवेशन में देखेंगे कि 607 व्यक्ति ने भाग लिया था। इसमें 1887 में यह अधिवेशन हुआ था, मद्रास के क्षेत्र में, मद्रास में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम मुस्लिम ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो जितने भी भारतीय मुस्लिम थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास और मद्रास के क्षेत्र में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास और मद्रास के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का यह प्रयास किया गया था। फिर यहीं पे चौथा अधिवेशन की बात करें तो 1248 लोगों ने इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो 1888 में हुआ था इलाहाबाद के क्षेत्र में, जिसमें प्रथम अंग्रेज जो कि एक ईसाई है, तो ईसाई को यहाँ पे अपने तरफ खींचने का प्रयास और अंग्रेज के प्रति जो कुछ लोग सहानुभूति रखते थे उसको भी अपने तरफ खींचने का प्रयास यहाँ पे इस अधिवेशन के माध्यम से इन्होंने किया था। तो कांग्रेस के ऐसे कई लगातार अधिवेशन होते गए जिसके माध्यम से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अधिवेशन किए गए, जिससे कि जनता के बीच जागृति बढ़ी, राजनीतिक चेतना का उसमें प्रसार हुआ। जिसमें कि इलाहाबाद के अधिवेशन जो हुई थी, चौथा अधिवेशन, जिसमें जॉर्ज यूले ने यहाँ पे अध्यक्षता किया था, उसमें मुख्य रूप से पहली बार संविधान निर्माण पर बल दिया गया था और शिक्षा में व्यय की यहाँ पे मांग करने लगे थे। तो यह कुछ राजनीतिक चेतना का प्रसार इस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस ने शुरू कर दिया था और ये लगातार चलता रहा। उसके बाद यहाँ पे संवैधानिक सुधार की भी ये लोग बात करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस के माध्यम से संवैधानिक सुधार पर ये काफ़ी बल दिया जाने लगा था, जिसका कि परिणाम यह निकला था कि 1892 का अधिनियम आया था। 1892 के अधिनियम में महत्वपूर्ण बात क्या निकल करके आई कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद था उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाने की मांग की गई और इसे बढ़ाया भी गया। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो ब्रिटिश हैं उसके अलावा भी भारतीय सदस्यों को केंद्रीय परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में इन लोगों को मौका मिला और उनके सदस्यता को और नंबर संख्या को बढ़ाया गया। यह एक बात निकल करके आई, जो संवैधानिक सुधार की बात ये लोग लगातार करते आ रहे थे, उसमें इसे एक फ़ायदा मिला। उस पर चुनाव प्रथा की यहाँ पे शुरुआत हुई कि प्रांत में और केंद्र में चुनाव के माध्यम से व्यक्ति की यहाँ पे चुन करके लोग आएंगे, चुनाव के माध्यम से लोग यहाँ पे चुने जाएंगे और केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद में ये लोग जा करके चुने ही व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो चुनाव प्रथा का भी यहाँ पे प्रारंभ शुरू हो गया था। कब? 1892 के अधिनियम से। और इसी में 1892 के अधिनियम से, इससे पहले क्या हुआ करता था, जो बजट लाया करती थी सरकार, उस बजट में भारतीयों को बहस का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन इस 1892 के अधिनियम से भारतीयों को बजट पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया। हालांकि इसमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, फिर भी अपनी बातों को रखने का एक अधिकार मिला था। और वहीं पर सार्वजनिक हित के जो मामले थे, उन सार्वजनिक हित के मामलों पर भी प्रश्न उठाने का भारतीयों को एक मौका मिला था। तो इस प्रकार 1885 से लेकर 1900 के बीच में कांग्रेस ने क्या किया कि जन आधार विकसित किया, जनता की राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और संवैधानिक सुधार की बात की, जिसका परिणाम 1892 का अधिनियम आया, जिसमें कि कई सुधार किए गए। इसके अलावा यहाँ पे अन्य बातें देखेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से आएगा धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको कि थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ थ्योरी हम लोग बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी
थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है यह महत्वपूर्ण बात निकल करके आई थी, जिसको कि पूरे कांग्रेस के लोग, भारत के प्रबुद्धजीवियों ने इस बात को उजागर किया कि भारत से बहुत सारा धन बहुत तेजी से निकाल करके ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है और उसी धन को पुनः हमें भारत में एक बाजार के रूप में भारत में खपाया जा रहा है, जिसके कारण भारत को बहुत क्षति हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़े स्तर पे कई लोगों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले धन बहिर्गमन के सिद्धांत की बात जो करेंगे तो दादा भाई नौरोजी की बात आती है इसमें, जिन्होंने 1867 में ही सर्वप्रथम इस बात को उजागर किया था, जिस दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा धन बहिर्गमन के सिद्धांत को, जो धन निकासी हो रहा था उसके लिए अन्य व्यक्ति कौन कौन थे प्रमुख, जिसमें कि महादेव गोविंद रानडे थे, रमेश चंद्र दत्त थे, जीपी जोशी थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा था उसको यहाँ पे उजागर किया गया। और इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया है, ऊपर से ये धन तो लेके जाते ही थे, वापस उधर से जिस धन को लेकर के जाते थे, कच्चा माल को लेकर के जाते थे ब्रिटेन, भारत से लेकर के ब्रिटेन जो कच्चा माल जाता था वह माल तैयार होकर के पुनः भारत में जब आता था तो व्यापार करने के लिए इन्हें खुली नीति की व्यवस्था दे दी गई थी। मतलब कि कोई इस पर टैक्स नहीं लगता था, कर नहीं लगता था। वहीं भारतीय वस्तुओं पे एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर इसे कर चुकाना पड़ता था। लेकिन ब्रिटिश जो भी थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट पे यहाँ पे मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, उस पर कोई कर नहीं लगता था, जिसके कारण ये बहुत नुकसान हो रहा था भारतीयों को। उसके बाद इस इतना धन का यहाँ पे निष्कासन हुआ कि यहाँ पे गरीब के जो मुद्दे थे वो निकल करके बाहर आए। और ये गरीबी का जो मुद्दा था, इतने धन निकाले गए कि लोग गरीब होते गए। और यहाँ पे जितने भी भारतीय स्तर का जो लोकल स्तर का जो मार्केट था, व्यापार था या उद्योग था, वो ठप पड़ गया, जिसके कारण यहाँ पे गरीबी काफ़ी उच्च दर से बढ़ने लगी। और इस गरीबी को जो यहाँ पे बढ़ने लगा तो उसको इन नेताओं ने, जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध व्यक्ति थे, ये लोग, अब खास करके दादा भाई नौरोजी, ये सब मिल करके गरीबी के मुद्दे को काफ़ी आगे ले गए। और गरीबी के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे काफ़ी लोगों ने भाग भी दिया कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का काम किया, एक गरीबी के मुद्दे को यहाँ पे उछाल करके। और इससे पूरे भारत में भारत के प्रति एक एकता उत्पन्न हुआ और भारत के प्रति राष्ट्रीयता को यहाँ पे जन्म देने का काम किया था। तो शुरू में जो अतिवादी से पहले जो उदारवादी लोग थे, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो एक बीज बोया गया था, वह ये उदारवादी लोग ही थे, नरमपंथी लोग ही थे, जिसने गरीबी के मुद्दे को लेकर के उछाला गया बात और राष्ट्रीयता के मुद्दे को लेकर के जो उछाला गया बात था, उसको एक सूत्र में बंधने का काम किया। लोग धर्म, जाति और अन्य वर्ग से उठ करके सब एक सूत्र में बंध गए और भारत को एक आज़ादी की तरफ जो बीज बोना था उसमें ये लोग संगठित होते गए और आगे चल करके बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन में इसे हम लोग देखने वाले हैं, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस समय तक का सबसे बड़ा आंदोलन भारत में स्वदेशी आंदोलन ही था। तो इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें, भारत की जो बचत की जितनी भी पैसा जितना भी पैसा हुआ करता था उस समय, जितना भारत को बिजनेस करने से बचता था, उसका लगभग एक तिहाई पैसा जो है वो ब्रिटेन को चला जाता था। जितना व्यापार भारत में उस समय हो रहा था उसका एक तिहाई पैसा जो बचत का था वह कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन में। तो ऐसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कारण, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, धन का बहिर्गमन सिद्धांत है, उसको उजागर करके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी और उनके साथ अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे को उछाला, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया और एक स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए एक बीज बोने का इन्होंने काम किया था। इसके अलावा इस संबंध में इन कई व्यक्तियों ने अपने अपने विचार दिए थे, उसको भी यहाँ पे जान लें, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, तो ये दादा भाई नौरोजी का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद जीवी जोशी ने क्या कहा, जीवी जोशी ने खास करके रेलवे के बारे में और तिलक जी ने रेलवे के बारे में यहाँ पे कहा था। जब रेलवे की शुरुआत हो गई थी और रेलवे के माध्यम से जो व्यापार यहाँ पे किए जा रहे थे उसको लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। क्या दिया, यहाँ पे देखिए, रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योग हेतु
भारत की तरफ दी जाने वाली सहायता है। क्या कहा? रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योग हेतु भारत की तरफ दी जाने वाली सहायता है। मतलब भारत में जो रेलवे है वो ब्रिटिश को उद्योग को लेकर के, बढ़ावा को लेकर के भारत को सहायता के रूप में दिया गया है। मतलब भारत में जो रेलवे है वो भारत के लिए नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के उद्योग को बढ़ाने के लिए ये रेलवे है। ऐसा किसने कहा था? जीवी जोशी ने कहा था। उसके बाद तिलक जी ने क्या कहा रेलवे के बारे में? खास करके इन्होंने कहा कि दूसरे की पत्नी के श्रृंगार या श्रृंगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। क्या कहा? तिलक जी ने क्या कहा रेलवे को लेकर के? दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। मतलब ये सारा धन यहाँ पे खर्च उठाया जा रहा है भारत का धन इसमें लग रहा है, और श्रृंगार पटार किसका हो रहा है? ब्रिटेन का। तो मतलब भारत के खर्च पे, भारत के पैसे पे, भारत के व्यापार के आधार पर उसका सारा पैसा कहाँ जा कर के लग रहा है? ब्रिटेन को सजाने में। तो इसलिए तिलक जी ने रेलवे को लेकर के ये कहा था कि यह रेलवे ऐसा रेलवे है जिसमें जो भी खर्च हो रहा है वो भारत का हो रहा है, और श्रृंगार पटार किसका हो रहा है? वो ब्रिटेन का हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है भारतीय रेलवे अभी वर्तमान में, उन्होंने तिलक जी ने कहा था। और तिलक जी ने ही 1896 में ही विदेशी वस्त्र का बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसमें कि कपड़ा का शुल्क जो है बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण विदेशी वस्त्र का जो बहिष्कार शुरू किया था वह आंदोलन सबसे पहले 1896 में ही तिलक जी ने शुरू कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें आर्थिक दोहन को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 15वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1899 में अधिवेशन हुआ था, उसमें हुआ था लखनऊ में, और उसमें अध्यक्षता किया था यहाँ पे आरसी दत्त ने, जो रमेश चंद्र दत्त हैं, वो रमेश चंद्र दत्त ने यहाँ पे अपनी अध्यक्षता की थी लखनऊ के अधिवेशन में। 15वां अधिवेशन था 1899 का कांग्रेस का। इसमें क्या क्या बातें निकल करके आई थी? इसमें आर्थिक दोहन पर चर्चा किया गया था, इसमें भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी, भारत का आर्थिक इतिहास का जो इतिहास पुस्तक है, जिसको कि भारत का आर्थिक इतिहास जो है वह पुस्तक का प्रथम खंड यहाँ पे प्रकाशित हुआ था, जो कि आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो ये आरसी दत्त के माध्यम से, या जीवी जोशी के माध्यम से, या दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, या सुब्रमण्यम अय्यर के माध्यम से भारत में जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था, धन की निकासी के बारे में जो बातें उजागर की गई थी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई थी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 15वां अधिवेशन कांग्रेस के जो आरसी दत्त की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी यह बात निकल करके आई थी। उसमें जिस पुस्तक में क्या बात की गई थी, इस पुस्तक में 1757 से लेकर के 1890 तक का जो धन के निष्कासन का जो बात हुआ था, उसको यहाँ पे लिखा गया था। आर्थिक दोहन की जो बात की गई थी 1757 से लेकर के 1890 के दशक तक की बात इसमें की गई थी। तो इन बातों को यहाँ पे हम लोगों ने जाना है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एक सेकेंड, एक मिनट। तो इन बातों को हम लोगों ने यहाँ पे जानना था। और इसके अलावा यहाँ पे तिलक जी ने क्या किया था, महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि तिलक जी के द्वारा 1893 में गणपति उत्सव और 1895-96 में शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तो 1893 में गणपति उत्सव और 1895-96 में शिवाजी उत्सव को मनाना शुरू किया गया था, और इसके माध्यम से इन लोगों ने क्या किया था, जन आधार को तैयार किया था और राष्ट्रवादी विचार को यहाँ पे काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ाया था। तो अब तक हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पे फिलहाल, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय भावना का जन्म करने के लिए जो बातें हुई थी, जो एक दूसरे को जोड़ने की बात हुई थी, एकता के लिए जो बातें हुई थी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो यह एक भावना एक उत्पन्न हो रहा है, भारतीयों को एक दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के व्यक्तियों के माध्यम से, या प्रभुत्व अन्य व्यक्ति जो भी थे उनके माध्यम से यहाँ पे भारतीयों को एकत्रित करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण बंगाल में और अन्य क्षेत्र में यह देखा जाता है कि काफ़ी एकता उत्पन्न हो गई है। और खासकर बंगाल का क्षेत्र वो ऐसा क्षेत्र था जो प्रमुख केंद्र था वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन का, जिसके कारण यहाँ पे कर्जन आएंगे और उसे फिर विभाजित करने का प्रयास करेंगे और विभाजित करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हुए कि अन्य कुछ महत्वपूर्ण और कारक क्या थे जिसके कारण भारतीय अंदर ही अंदर सुलग रहे थे और एक माला की तरह पिरो रहे थे, एकता के सूत्र में बंधने जा रहे थे। उसके बारे में भी हम लोग अभी देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि यहाँ पे है क्या
कि देखिए 1896 से लेकर के 1900 के बीच में, 1896 से 1900 के बीच में क्या हुआ था, भयंकर अकाल पड़ा था। एक्चुअली ये भयंकर अकाल किसी कारण से नहीं पड़ा था, इसका मुख्य कारण यही था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। जो भारत से इतने धन निकाले गए थे, भारत से इतने धन निकाले गए थे कि ब्रिटेन की तरफ तो बहुत सारा वहाँ पे व्यापार उद्योग लगाए गए, लेकिन भारत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें मुख्य रूप से 1895 से 1898 के बीच में यहाँ पे भयंकर अकाल देखने को मिलता है। खास करके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल या बंगाल के क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के कारण भयंकर अकाल पड़ता है, जो कि यह समय था एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल का। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, भारतीयों के अंदर एक बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न होता है और एकता की भावना में ये लोग बंधने लगते हैं कि ब्रिटिश को यहाँ से हटाए बिना हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। ऐसा ये लोग अपने अंदर में भावना उत्पन्न कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि राष्ट्रीयता ही हमारी एक प्रमुख लक्ष्य है। हम लोग इसे यहाँ से ब्रिटेन को बाहर करेंगे और अपनी सरकार, अपने स्वशासन की हम लोग बात करेंगे। तीन बातों को यहाँ पे उजागर करने का मौका मिला था। अन्य क्या बातें थी यहाँ पे देख लेते हैं। 1897 में कई बातें हुई थी, जैसे कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में, खास करके पूना के क्षेत्र में क्या हुआ था, प्लेग का प्रसार हो गया था। प्लेग एक बीमारी थी जो कि चूहा के कारण फैलता है। वह एक ऐसा बीमारी का प्रसार हुआ था जिसे संभालना ब्रिटिश के बस की बात नहीं थी और भारतीयों की स्थिति इतनी भयंकर खराब हो चुकी थी अकाल के कारण या धन का जो निष्कासन हो रहा था उसके कारण, या भारत में जो उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। तो भारत के या भारतीयों के बस की तो बात थी नहीं कि इसे रोक पाना। वहीं पे ब्रिटिश का जो भी अधिकारी था या ब्रिटिश के जो भी वहाँ पे वायसराय थे, खास करके एल्गिन के समय ही ये बात आई थी, तो वहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से इसे रोका नहीं गया, इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया प्लेग के ऊपर। तो जिसके कारण यहाँ पे प्लेग के एक अधिकारी थे जिसे अध्यक्ष बनाया गया था ब्रिटेन की तरफ से। प्लेग के कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय रैंड, और इसके अन्य सहयोगी भी थे जिसमें कि एक लेफ्टिनेंट होते हैं आयर्स। तो रैंड और आयस्ट की जो है वहाँ पे 22 जून 1897 को हत्या कर दी जाती है चापेकर बंधुओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी दक्षिण भारत में, खास करके पूना के क्षेत्र में, कि यह व्यक्ति वहाँ पे भारतीय काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे, जिसके कारण अंततः रैंड और आयस्ट की हत्या कर देता है कौन, चापेकर बंधु, जिसमें कि मुख्य रूप से दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ऐसे तीन व्यक्ति मुख्य रूप से थे जिन्होंने रैंड और आयस्ट की हत्या कर देता है। और उसके कारण यहाँ पे काफ़ी माहौल जो है भारत में गर्म हो जाता है। उसके बाद अंततः 27 जुलाई 1897 है, 27 जुलाई 1897 को तिलक जी को इसी रैंड की हत्या के प्रयास में कोशिश किया जाता है, लेकिन इसको अंततः अन्य माध्यम से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अन्य कारण को बता करके। अभी कारण पे डिस्कस करेंगे। तो तिलक जी को यहाँ पे 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे जेल दे दिया जाता है, जिसमें 18 महीने का जेल होता है तिलक जी को, जिसमें इस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उसमें धारा 124 के तहत, 124A के तहत तिलक जी को जेल 18 महीने का दे दिया जाता है कड़ी सजा के साथ। इसमें आरोप क्या लगाया गया था, हालांकि प्लेग की कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयस्ट की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर या वासुदेव चापेकर को तो वहाँ पे दोषी मानता ही है, लेकिन यहाँ पे तिलक जी के बारे में कुछ ऐसा खास सबूत नहीं मिल पाता है। लेकिन अंततः इसमें अन्य आरोप लगा करके क्या इसमें आरोप लगाते हैं, सरकार के प्रति लोगों में नफरत फैलाने का आरोप लगा देते हैं, जिसमें कि देशद्रोह का आरोप लगता है। इस देशद्रोह के आरोप में तिलक जी को 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सरकार के प्रति लोगों में नफरत फैलाया गया, ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो तिलक जी के द्वारा जो केसरी पत्रिका हुआ करती थी, उस केसरी पत्रिका में देखिए, यहाँ पे केसरी जो पत्रिका थी, जो कि मुख्य रूप से केसरी पत्रिका मराठी भाषा में निकाली जाती थी, इस केसरी पत्रिका में 1897 में एक लेख निकाला गया जिसमें रैंड की हत्या की तुलना जो है वो शिवाजी के द्वारा जो अजमल खां की हत्या की गई थी पूर्व में, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोग देखेंगे कि शिवाजी के द्वारा अजमल खां की हत्या कर दी जाती है, उसके कारण उस हत्या की तुलना रैंड की हत्या से इन्होंने कर दिया था अपने लेख में। इसी को आधार मान करके कि रैंड की हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा
अफजल खां की हत्या से तुलना करने को लेकर के केसरी में जो आर्टिकल निकला उसको आधार बना करके अंग्रेजों ने इस पर राजद्रोह का आरोप लगाया और धारा 124A के तहत इसे गिरफ्तार करके 27 जुलाई 1897 को जेल भेज दिया जाता है 18 महीने के लिए कड़ी सजा के साथ। यहाँ पे कुछ अन्य बात कर लें तिलक के बारे में कि एक्चुअली तिलक जी जो है 1881 में ही एक और अगरकर के साथ तिलक जी अगरकर के साथ 1881 में ही मराठा और केसरी ये दो पत्रिका निकालते हैं। मराठी और केसरी दो पत्रिका निकालती है। मराठा जो होता है वो मराठी पत्रिका जो होती है वो इंग्लिश में होती है और केसरी पत्रिका जो होती है वो मराठी में होती है। ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है इसलिए यहाँ डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो मराठी पत्रिका जो है इंग्लिश में और केसरी पत्रिका जो है मराठी में 1881 में ही इसे शुरू कर दिया था इसका संपादन तिलक जी और अगरकर मिल करके। अंततः 1888 में तिलक जी इसका संपादन मुख्य रूप से खुद अकेले करने लगते हैं और इसी तिलक जी के 1888 के बाद जो केसरी पत्रिका में वो आर्टिकल निकला 1897 में रैंड की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या से करने के कारण इसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है राजद्रोह के आरोप में। और इसी गिरफ्तारी के बाद यह जो है तिलक जी जेल से जब निकल कर के आते हैं तो भारत का एक पूरे भारत के नेता के रूप में उभर कर के आते हैं, जिसमें इसी के कारण इसे लोकमान्य की उपाधि लोगों ने दिया था 1897 के इस गिरफ्तारी के बाद। तो लोकमान्य की उपाधि लोगों ने इस तिलक जी को कब दिया, जब 1897 में भी गिरफ्तार होकर के जेल गए थे। और इसी में क्या किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसी के गिरफ्तारी के बात को लेकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें सजा होने पर आज पूरा देश रो रहा है। यह कब कहते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक जी को सजा होने पर पूरा देश रो रहा है, यह कब कहते हैं? यह एक अधिवेशन है 1897 का। वो 1897 का अधिवेशन जो अमरावती में होता है 13वां अधिवेशन जो 1897 में अमरावती में हुआ उसके अध्यक्ष थे शंकर नायर। उसी की अध्यक्षता वाले इस अमरावती के अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि तिलक जी को जो गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें सजा होने पर आज सारा देश रो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलक जी की गिरफ्तारी के बारे में किसने कहा था कि उन्हें सजा होने पर आज सारा देश रो रहा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। और यह अमरावती के अधिवेशन में जो कि 13वां अधिवेशन कांग्रेस का था 1897 में उसमें कहा था, जिसकी अध्यक्षता शंकर नायर ने की थी। अन्य बातों की तरफ अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ निकल करके आ गई कि किस कारण से भारतीय यहाँ पे एक सूत्र में बंधे। उनके अंदर पूरे भारत की बात हम लोग कर रहे हैं अभी कि किस कारण से सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे, एकता की डोर में बंधे। और उसके बाद वहाँ पे मुख्य रूप से जो आंदोलन का क्षेत्र बनता है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बनता है वो कोलकाता और बंगाल का क्षेत्र बनता है, ढाका का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण यहाँ पे इन तमाम परिस्थितियों के बाद क्या होता है, स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं कर्जन बन करके, क्या कर्जन बन करके आते हैं यहाँ पे वायसराय। तो कर्जन जब वायसराय बन करके आते हैं तो उनकी कुछ नीतियां थी, जिस नीतियों के कारण भी यहाँ पे रोष उत्पन्न होता है। और उस रोष उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे बंगाल विभाजन होगा और स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। तो उन कर्जन की जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण रोष उत्पन्न हुआ, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। हालांकि इस सब का डिटेल हम लोग जब वायसराय का कार्यकाल पढ़ेंगे, वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कर्जन की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। तो ये नीतियाँ यहाँ पे देख लीजिए, जो कर्जन ने अपनी कुछ नीतियाँ लाई थी जिसके कारण भारत में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। इस नीतियों को देखें। कर्जन का कार्यकाल जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1899 से 1905 के बीच में था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नीति इनके द्वारा लाई, जैसे टंकन एवं पत्र जो मुद्रा था, जो सिक्काएँ होती थी, जो टंकन किया हुआ मुद्रा होता था या पत्र मुद्रा होता था, वो एक अधिनियम उसके लिए लाया। तो टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम जो लाया उसमें क्या कर दिया, स्वर्ण मुद्रा जो है वो भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी गई, जिसके कारण यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा मुख्य रूप से वह अंग्रेजों के कब्जे में होता था। तो ये कानूनी मुद्रा स्वर्ण मुद्रा को घोषित कर दिया। भारतीयों के पास यह स्वर्ण मुद्रा बहुत कम हुआ करता था, जिसके कारण भारतीय यहाँ पे काफ़ी नाखुश हुए। उसके बाद रिपन के द्वारा जो अस्थायी स्वशासन की जो यहाँ पे प्रयास शुरू किया गया था, उसके रिपन की अस्थायी स्वशासन की प्रयास को यहाँ पे जो शुरू किया उसको भंग कर दिया और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया गया कर्जन के द्वारा।
और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 में जो लाया उसमें निगम के सदस्य की संख्या को घटा दिया गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, एक तो रिपन के जो अस्थायी स्वशासन की बात थी, जो गाँव के लिए स्वशासन की बात करते थे उसको, या लोकल स्तर पे स्वशासन की बात करते थे उसको भंग करके कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया, जिसमें कि भारतीयों को या निगम के सदस्यों को उसमें कम कर दिया गया, जिसके कारण ये एक रोष उत्पन्न हुआ। और कॉलिन मानक्रिफ की अध्यक्षता में, कौन है, कॉलिन मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का यहाँ पे गठन किया, ये याद रखेंगे। कॉलिन मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया, जिसमें सिंचाई दर को काफ़ी बढ़ा दिया गया। यह भी एक रोष उत्पन्न होने का कारण था। भारत को राष्ट्र मानने से इन्होंने, करजन ने इनकार कर दिया था। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा था, मन का उद्गार निकालने वाली संस्था है। इसने क्या कहा कि भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह एक संस्था नहीं है, बस अपने मन के उद्गार को निकालने वाली एक संस्था है, ऐसा करजन ने कहा और भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। यह भी एक कारण बना भारतीयों को एक सूत्र में बंधने का। 1902 में इन्होंने क्या किया, एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर दी और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम निकाल दिया। विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या हुआ, इसमें मुख्य रूप से सरकार का पूरा नियंत्रण शिक्षा के ऊपर हो गया, जिसके कारण यह विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम जो है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वाला, एक रोष का कारण बना। इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया, जिसमें कि भारतीयों के हाथ में कुछ खास नहीं बचा। और इसी विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में लाया गया था, उसके बारे में ये गोखले जी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम जो करजन के द्वारा लाया गया था, उसे किसने कहा राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाली अधिनियम है, तो गोखले ने ऐसा कहा था। और इसके माध्यम से भारतीय यहाँ पे एकत्रित होने लगे। फिर 1904 में यहाँ पे कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लाया गया। तो कार्यालय गोपनीयता अधिनियम के तहत क्या हुआ कि प्रेस के ऊपर काफ़ी दमनात्मक नियम निकाले गए और प्रेस का काफ़ी दमन किया गया करजन के द्वारा, जिसके कारण भारत के लोग यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित हो गए और फिर एकता के डोर में बंधने लगे, राष्ट्रीयता की भावना की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब करजन यहाँ पे आए तो भारत की स्थिति यह थी कि काफ़ी यहाँ पे आंदोलन अलग अलग स्तर पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे थे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे अंग्रेज की नीतियों से नाराज हो गए थे। जिसमें कि मुख्य क्षेत्र था, मुख्य आंदोलन का जो केंद्र था वह था बंगाल। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि पहले एक बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको क्या करें, सांप्रदायिकता का रूप दे दें और बंगाल को विभाजित कर दें, ताकि यहाँ पे जो आंदोलन उत्पन्न होते हैं वह आंदोलन एकत्रित न हो पाए। इसलिए बंगाल विभाजन यहाँ पे किसने किया, करजन ने। तो बंगाल विभाजन की जब घोषणा हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन पहले शुरू हो जाता है। उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन की बात जानकारी निकल करके आती है, विभाजन की जानकारी, तो उसमें क्या होता है, इसमें दिसंबर 1930 में ये बात निकल करके आई कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विधिवत इस बंगाल विभाजन को लेकर के जो घोषणा होने वाली थी उसको लेकर के क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी, क्योंकि 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी गई थी कि हाँ, हम लोग बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। इसलिए 7 अगस्त 1905 को भारतीय जितने भी मुख्य रूप से प्रमुख व्यक्ति थे, वो सब मिलकर के कलकत्ता के टाउन हॉल में एक अधिवेशन बुलाया और कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। किस चीज़ का, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। जिसमें मुख्य रूप से विदेशी बहिष्कार की बात करें तो मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करेंगे और लिवरपूल का जो नमक है उसको हम लोग नहीं अपनाएंगे, उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे। यह प्रस्ताव पारित हो गया 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि मुख्य रूप से बुलाए गए थे। उसमें नेतृत्वकर्ता इसमें मुख्य रूप से यदि देखें स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, तो स्वदेशी आंदोलन के लिए नेतृत्वकर्ता अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी लोग अलग अलग थे। जैसे कि बंगाल के क्षेत्र में यदि बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने बंगाली पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था। कृष्ण कुमार मित्र जो थे, इन्होंने संजीवनी पत्रिका के माध्यम से इसको स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। पृथ्वीश चंद्र राय थे, जिन्होंने हितवादी पत्रिका के माध्यम से, पृथ्वीश चंद्र राय हितवादी के माध्यम से
कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी के माध्यम से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली के पत्रिका के माध्यम से ये लोग अपने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार को खूब आगे बढ़ाया और अपना नेतृत्व प्रदान किया। उसके अलावा आनंद मोहन बोस, अरविंद घोष ऐसे बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने, दादा भाई नौरोजी, तिलक जी वगैरह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वहीं दिल्ली के क्षेत्र में यदि बात करें कि प्रचार प्रसार किसने मुख्य रूप से किया, तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली के क्षेत्र में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन के समय में। पंजाब और यूपी के क्षेत्र में लाला लाजपत राय और यहाँ पे अजीत सिंह मिलकर के, जो अजीत सिंह वो भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह, वह अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और यूपी के क्षेत्र में मुख्य रूप से अपनी भूमिका, अपना नेतृत्व प्रदान किए थे स्वदेशी आंदोलन के समय में। पूना में और बम्बई में यदि बात करें तो मुख्य रूप से तिलक जी का मुख्य नेतृत्व रहा था, जिसमें केसरी और मराठा पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया गया था स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। तो यह इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व प्रदान हुए थे, जिसमें कि बंगाल विभाजन की जो बात आई तो उसमें स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, ऐसा यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, छिड़ गया, क्योंकि हर एक क्षेत्र में ब्रिटिश की नीतियों से सभी लोग नाराज थे और अपना अपना नेतृत्व यहाँ पे प्रदान किया। इसमें मुख्य रूप से यदि बात करें स्वदेशी आंदोलन में इसमें कार्यक्रम क्या क्या था, तो मुख्य रूप से भागीदारी इसमें देखिए, सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि स्त्री, पुरुष, जमींदार सभी वर्ग के लोग इसमें नेतृत्व अपना दिया था, अपनी भागीदारी इसमें दी थी। उसमें मुख्य कार्यक्रम क्या था, होलिका दहन, मतलब कपड़े का, विदेशी कपड़े का होलिका दहन करना और याचिकाएं देना। इसके माध्यम से सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए बहुत सारी याचिकाएं दी थी, बहुत सारे जनसभाएं की गई थी और उसके बाद बहुत सारे पंपलेट बांटे गए थे, जिससे इसके प्रचार प्रसार को और गति मिली। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो उदारवादी लोग थे उन लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए जिसके कारण पूरे भारत के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे यह स्वदेशी आंदोलन का एक माहौल बना, जो कि यह उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसमें यदि क्षेत्र की बात, प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यह बंगाल का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार, इन तमाम क्षेत्रों में मुख्य रूप से, उसके बाद पंजाब के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में मुख्य रूप से, उसके बाद पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी ये सब आंदोलन चल रहा था। उसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में तिलक जी के माध्यम से, अन्य माध्यम से, और यहाँ पे मद्रास और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, यूँ कहें तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये आंदोलन छिड़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे ये स्वदेशी आंदोलन थोड़ा सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस आंदोलन में जो विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया था, उस कपड़े के बहिष्कार के कारण ब्रिटिश को लगभग कपड़ा के आय से जो आमदनी होती थी, उस आय में लगभग 5 से 15% की कमी आई थी। अलग अलग क्षेत्रों में यह कमी देखी गई थी, जिसमें कि औसतन 5 से 15% की कपड़े की आय में कमी देखी गई थी ब्रिटिश की। तो यह स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बातें थी जो परीक्षोपयोगी हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, उसमें भी कुछ कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करते हुए, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये स्वदेशी आंदोलन, इसमें जो शुरुआत हुई थी, इसको जान के याद करके रखेंगे, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से। उसके बाद यह जो आंदोलन छिड़ गया, इस आंदोलन को छिड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये आंदोलन में जितने भी नेता थे, उदारवादी लोग थे, कांग्रेस थे, वो सभी ने याचिकाएं दी, वो सभी ने अपनी जनसभाएं की, पैम्पलेट छपवाए, वितरण किया, लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंततः 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ बंगाल विभाजन और कैसे, कब हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब बंग भंग की बात हम लोग अंततः कर लेते हैं, जिसमें कि ये बंग भंग हुआ क्यों, क्योंकि यह बंग भंग होने का कारण था, बंगाल का विभाजन करने का कारण था, राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था बंगाल, इसलिए कर्जन ने इसे विभाजित करना उचित समझा। उन्होंने देखा कि इनको विभाजित किए बिना इसके एकता को भंग नहीं किया जा सकता। उसमें बंग भंग करने का दूसरा उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिकता को जन्म देना। लेकिन कर्जन ने अपना एक्सक्यूज क्या दिया, तर्क क्या दिया, कांग्रेस उसमें कर्जन या ब्रिटिश ने बोला कि विशाल क्षेत्र, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है ये बंगाल, जिसको कि प्रशासन यहाँ पे चलाना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित करके हम लोग प्रशासन की व्यवस्था को हम लोग ठीक करेंगे, ऐसा यहाँ पे ब्रिटिश का तर्क था। लेकिन यह मंशा उनका नहीं था, उनका मेन मंशा था कि केंद्र के जो राष्ट्रवाद का जो केंद्र है उसको तोड़ देना, सांप्रदायिकता को
बढ़ा देना इसके कारण, ताकि ये लोग में एकता न रहे। उसके बाद जो बंगाल आबादी थी उस समय, जो इतना बड़ा क्षेत्र था उसमें बंगाल आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास थी, जो उस समय के ब्रिटिश जो भारत का क्षेत्र था या गुलाम भारत का क्षेत्र था उसका लगभग 24% से 25% ये जनसंख्या हुआ करती थी। इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें आबादी रहती थी, इसलिए इसे विभाजित करना इनका मेन मंशा था कर्जन का या ब्रिटिश का। और इसमें विभाजन करने के लिए जो इन्होंने बोला था प्रशासनिक कारण, तो एक्चुअली प्रशासनिक कारण इसमें नहीं था, उनका मेन उद्देश्य था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से इसे 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। तो बंग भंग जो किया गया इसमें 2 आधार बनाया गया। 2 आधार किस हिसाब से किया गया ब्रिटिश की तरफ से? ये 2 आधार को यदि आप देखेंगे तो एक भाषा के आधार पर यदि इसको नज़र डालेंगे तो भाषा के आधार पर ऐसा विभाजित किया गया था कि बंगाली जो है बंगाल में ही अल्पसंख्यक हो गए। जो बंगाली भाषा बोलते थे वो पूरे बंगाल की यदि बात करेंगे उसमें जहाँ जहाँ पे बंगाली हुआ करते थे उसको इस हिसाब से विभाजित किया गया था कि बंगाली उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए। या तो जैसे कि हम पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल कहते हैं, यदि ढाका का क्षेत्र कहते हैं या कलकत्ता का क्षेत्र कहते हैं, तो कलकत्ता के क्षेत्र कहें या ढाका के क्षेत्र कहें, इन दोनों क्षेत्रों में ऐसे विभाजित किया गया था कि जो बंगाली भाषी हैं, जो बंगाली बोलते हैं, वे लोग अल्पसंख्यक अपने अपने क्षेत्र में हो गए। यहाँ भी अल्पसंख्यक हो गए और इधर पूर्वी बंगाल में भी अल्पसंख्यक हो गए भाषा के आधार पर। ऐसा इन्होंने विभाजित करने का प्रयास किया था। ये तो हो गया भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जो विभाजित किया तो वहाँ पे रेशियो क्या था, अनुपात क्या था, उसको एक बार समझ लीजिए ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। तो बंगाली बोलने वाले जो व्यक्ति थे और बिहारी और या उड़िया बोलने वाले, या मतलब कहें हिंदी बोलने वाले और उड़िया बोलने वाले, इनके अनुपात को देखें तो बंगाली 1 हुआ करता था, तो यहाँ पे हिंदी या उड़िया बोलने वाले 2 व्यक्ति, मतलब 1 व्यक्ति पे 2 हिंदी भाषी या उड़िया भाषी हुआ करते थे। तो ये बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा एक विभाजन हो गया भाषा के आधार पर। यदि वहाँ पे धर्म के आधार पर बात करेंगे तो धर्म के आधार पर क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल जो था वो ढाका का जो क्षेत्र था जिसको राजधानी बना दिया गया उस समय पूर्वी बंगाल का, तो ढाका के क्षेत्र में पूर्वी बंगाल में क्या हुआ, मुस्लिम जो थे, मुस्लिम वो बहुसंख्यक क्षेत्र था। मुस्लिम जो था वो बहुसंख्यक क्षेत्र था जिसमें कि मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और हिंदू वहाँ पे कम हो गए। तो इसमें ऐसा इसलिए किया गया कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र इसलिए कर दिया गया कि हिंदू कम पड़ जाएगा तो यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि मुस्लिम लगभग 1.5 व्यक्ति थे तो 1 व्यक्ति हिंदू हुआ करता था। तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि सांप्रदायिकता को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। वहीं पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता का क्षेत्र है, तो कलकत्ता वाले क्षेत्र में क्या कि हिंदू को बहुसंख्यक बना दिया और मुस्लिम को कर दिया कम। तो यहाँ पे भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया ताकि यहाँ पे आपस में एकता न रहे, आपस में अपनी संख्या को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग आपस में उलझेंगे और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये धर्म के आधार पर क्या किया, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, जिसमें कि 3.5 व्यक्ति हिंदू पे 1 व्यक्ति मुस्लिम हुआ करता था, ऐसा यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया। तो बंगाल का ऐसा विभाजन किया गया कि भाषा के आधार पे बंगाली अल्पसंख्यक हो गए, बंगाली बोलने वाले, और धर्म के आधार पे पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। तो एक सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक आधार बना दिया था, इस हिसाब से विभाजित किया गया था, और वहीं भाषा को आधार बना करके उनको भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया था। तो इसके क्षेत्र में यदि क्षेत्र को देखना चाहें तो यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए, और इसके कारण यहाँ पे बंगाल विभाजन आपका यहाँ पे अभी फिलहाल खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे आगे। जैसे बंगाल विभाजन का जो यहाँ पे बात करेंगे 1905 वाला, तो यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इधर रेड वाला जो है पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है। पूर्वी बंगाल में जो ढाका का क्षेत्र है उसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, जिसमें कि 1.5 मुस्लिम पे लगभग 1 हिंदू हुआ करता था। और यहीं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए थे, जिसमें कि 3.5 हिंदू पे 1 मुस्लिम हुआ करता था। और असम का क्षेत्र जो था वो 1874 में ही ये बंगाल से अलग हो चुका था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और पूरे बंगाल की यदि बात करें तो पूरे बंगाल में जो दोनों क्षेत्रों में ऐसे विभाजित किए गए थे कि दोनों क्षेत्रों में बंगाली बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो अल्पसंख्यक हो गए, 1 बंगाली और 2 अन्य व्यक्ति हिंदी या उड़िया बोलने वाले व्यक्ति पूरे बंगाल में, इस हिसाब से इसका विभाजन किया था। इसलिए इसका विरोध किया गया था, लेकिन यह अंततः आगे चल करके इसको हम लोग समझेंगे, जो कि आगे हम लोग उसमें
अतिवादी का हम लोग चैप्टर अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो हो गई थी 19 जुलाई 1905 को, और वह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें कि जो भी प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस दिन क्या किया गया, पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया, खास करके बंगाल में। और उसमें गंगा स्नान शुरू कर दिया गया। ग्रुप में लोग जाकर के गंगा स्नान करते थे और एकता को प्रदर्शित करते थे। राखी के बंधन को बांधना शुरू किया और राखी बांधना शुरू किया एक दूसरे के कलाई पे, ताकि हमारी एकता का यह प्रतीक है, हमारी एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए रक्षाबंधन या राखी का उत्सव मनाया गया था। और वंदे मातरम के गीत के साथ पूरे क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। तो अब तक हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग जान लिए कि बंगाल विभाजन क्यों होता और किस प्रकार से होता। आगे हम लोग इसमें जानेंगे कि बंगाल विभाजन का जो परिणाम हुआ, जो कि दिल्ली दरबार तक हम लोग देखेंगे, उसमें कैसे मौर्य मिंटो सुधार आता है, दिल्ली दरबार लगता है और कैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये इतने सारे जो कारण हुए, तो इसमें अंततः यह निकल करके आया कि अतिवादी जो हैं वो नाखुश हो गए थे उदारवादियों से। जो नरमपंथी लोग थे उनकी जो याचिका करने की जो वो व्यवस्था थी, संवैधानिक रूप से जो कार्यक्रम चलाने की जो व्यवस्था थी, उससे ये लोग नाखुश हो गए। जिसके कारण क्या हुआ कि अतिवादी लोग अपने अंदर ये जो पूरा मुहिम था कांग्रेस का या भारत के पूरे क्षेत्र का मुहिम, अतिवादी लोग या गरम दल के लोग इसमें प्रभाव अपना बढ़ाने लगे। और अंततः उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टिपिकल मतलब एक टॉपिक था, जिसको कि सही से ला करके एक जगह करना और उसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम था। हालांकि पढ़ने के लिए तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, 7 अगस्त को शुरू हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। वहीं बंगाल विभाजन 19 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, और ये करजन ने किया था। इसमें शोक दिवस मनाया गया, गंगा स्नान किया गया, राखी बंधन हुआ, वंदे मातरम हुआ। इतना पढ़ के निकल सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरी डिटेल से पढ़ने से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, उन चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। इसमें आपको स्पष्ट कल क्लैरिटी आ जाएगा कि अतिवादी क्यों प्रभावी हो गया उदारवादी पे। तभी उदारवादी का जितना कार्यक्रम था वो अंततः बंगाल विभाजन के रूप में असफल प्रतीत होता है, जिसको कि आगे हम लोग अतिवादी के रूप में उसको देखेंगे और उसके अतिवादी के प्रथम चरण को, और खास करके बंगाल विभाजन के रद्द तक, जो कि 1911 में होता है, उस वहाँ तक हम लोग बात अगले वीडियो में करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।